झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 की बेहतरीन तैयारी के लिए एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है और हर बार की तरह इस बार भी आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन के अलावा मैराथन क्लास भी देने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैराथन क्लास फाउंडेशन पेपर 1 का पार्ट 1 दे चुके हैं और इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 1 का ही पार्ट 2 लेकर आया है, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा आपको फाउंडेशन पेपर मैराथन क्लास। तो 2 घंटे 2 वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम की बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। पेपर 1 को लेकर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो बस रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा लिंक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो उससे पहले आप लोग बता दें, अगर आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे होंगे सेशन 2020-22 का रिजल्ट है। इससे पहले के स्टूडेंट का भी हमारे नोट्स, हमारे क्लासेस और हमारे गाइडेंस में एक बेहतरीन तैयारी हुआ है। और इसमें जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2020-22 का रिजल्ट, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट किया है। 88-89% तक हमारे गाइडेंस में और हमारे साथ। तो चलिए, अगर आपको भी इनकी तरह तैयारी करना है तो नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें आपको पीडीएफ फाइल में व्हाट्सएप पर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही आपको इस तरह से क्लास भी मिलता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन के साथ साथ आपको एग्जाम टिप्स और गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्जाम 2021 सेशन 2021-23 झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम 10 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हमारी तरफ से फाउंडेशन पेपर 1 का कल शाम में मैराथन क्लास दे दिया गया है पार्ट 1 का, और आज के इस वीडियो में पार्ट 2 का मैराथन क्लास देंगे फाउंडेशन पेपर 1। और इस तरह से दोनों पार्ट मिला के आप लोगों का फाउंडेशन पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन के साथ आंसर वीडियो क्लास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का फाउंडेशन पेपर 2 का वीडियो आएगा। तो आप लोग इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा ताकि आने वाले जितने भी मैराथन क्लास होगा आप लोग इसी तरह से मिलता रहे। तो झारखंड सेशन 2021-23 फाइनल एग्जाम के लिए फाउंडेशन पेपर 1 का पार्ट 1 का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 1 का पार्ट 2 यानी कल जो 5 टॉपिक्स का आप लोगों को वीडियो दे दिए थे, आज टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका कंप्लीट आंसर के साथ आप लोगों को क्लास देंगे। और साथ ही अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग या फिर हिंदी मीडियम के हैं, वीडियो का अगर पूरा देखेंगे तो आपका जो पेपर है फाउंडेशन पेपर 1 उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको तैयारी करने में भी आसानी होगी। तो चलिए आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 6 से। तो फाउंडेशन पेपर 1 नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, एजुकेशन एंड टीचर इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। बाकी जिनको भी नोट्स चाहिए होगा हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 9110 9115 52 9110 911552। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल जो आप लोगों को मैराथन क्लास दी है फाउंडेशन पेपर 1 पार्ट 1 में, जिसमें लास्ट हम लोग टॉपिक किए थे महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन यानी बुनियादी शिक्षा। तो आज हम लोग पार्ट 2 में अगला टॉपिक जो करेंगे वो है टॉपिक नंबर 6 रूसो का शैक्षणिक विचार से, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास आपको कैसा लग रहा है, तो एक कमेंट आप लोगों से ज़रूर मांग होगी, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है। तो चलिए, रूसो का शैक्षणिक विचार, जीन जैक्स रूसो का जीवन परिचय और रूसो का जीवन परिचय। यानी इसमें अगर आपको या तो रूसो का जीवन ही पूछ सकता है या तो मैक्सिमम रूसो का शैक्षणिक जो विचार है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए आप लोगों को कंप्लीट इसका क्लास देते हैं। तो सबसे पहले रूसो का जीवनी क्या है, उसका लाइफ क्या है, ठीक है, तो लाइफ स्टोरी बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे नोट्स आप लोग अगर बताएंगे तो आपको इसमें बहुत क्लियर हो जाएगा उसका जीवनी से रिलेटेड। विश्व के महान शिक्षा शास्त्री एवं दार्शनिक रूसो का जन्म 1712 ईस्वी को इटली के जेनेवा नगर में एक निर्धन परिवार में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1712 ईस्वी को इटली के एक जेनेवा नगर में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था विश्व के महान शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक रूसो। उनके जन्म लेते ही उनकी माता का देहांत हो गया। 6 वर्षों की आयु में उन्होंने साहित्य, धर्म और इतिहास संबंधी अनेक पुस्तकें पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ 6 वर्षों की आयु में ही। विद्यालय का वातावरण उनके अनुकूल ना होने के कारण
वे विद्यालय की शिक्षा को व्यर्थ की शिक्षा मानने लगे। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया तथा अनेक लेखकों के संपर्क में आने पर लिखना शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष की आयु में ही वो लिखना स्टार्ट किया, जब वो बहुत सारे साहित्य का अध्ययन करना स्टार्ट किया था। उन्होंने अनेक किताबें एवं लेख लिखे, जिनके कारण फ्रांस में महान क्रांति भी हुई। आप लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति, जो कि क्लास 9वीं या 10वीं में ये आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। तो उसी के लेख से भी काफ़ी प्रभावित हुए थे फ्रांस के नागरिक, और वहाँ पे क्रांति भी हुए थे। 38 एज की आयु के पश्चात सन 1750 ईस्वी में रूसो की रचनाएं भी छपने लगी। रूसो के अंतिम दिन अपमान, चिंता तथा जीवन के प्रति भय में व्यतीत हुए। वह 1766-68 ईस्वी तक इंग्लैंड, जेनेवा तथा फ्रांस इत्यादि देशों में भागता रहा और अंत में 1778 ईस्वी में फ्रांस में मर गया। उसके मरने के 15 वर्ष बाद फ्रांस की राज्य क्रांति के अवसर पर उसे महान व्यक्ति तथा क्रांतिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये है रूसो का जीवनी परिचय। एक निर्धन परिवार में जन्म हुआ, उसके बाद विद्यालय की शिक्षा को व्यर्थ मानने लगे, साहित्य का अध्ययन करना स्टार्ट किया 25 साल की आयु में, और इस तरह से उसके जो अंतिम जो उसका समय था मृत्यु से पहले, तो वो भय और चिंता, इस तरह से उनका जीवन बीता। ठीक है, लास्ट में 1778 ईस्वी में फ्रांस में मर गया। अब बताते हैं रूसो का शैक्षणिक विचार, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, रूसो का प्रकृतिवादी दृष्टिकोण था, और उन्होंने इसीलिए उनका कथन है कि प्रकृति की ओर लौटो। तो रूसो ने प्रकृति को सर्वगुण संपन्न माना है, और उसका कहना है कि जीवन का सच्चा सुख प्रकृति की गोद में ही मिलता है, क्योंकि प्रकृति में व्यक्ति को अपने प्रकृति के अनुकूल सुंदर जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। रूसो के अनुसार समाज में कृत्रिमता, भेद एवं विषमता आती जाती है, और मनुष्य का जीवन और अधिक दुखी और दूषित होता जाता है। रूसो ने अपनी एमिल नामक पुस्तक में प्रारंभ में उसकी भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि प्रकृति से सृष्टि का यहाँ से सभी वस्तुएं अच्छे रूप में आती है, किंतु प्रत्येक वस्तु मनुष्य के हाथों में आकर जो है खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी सारी वस्तुएं प्रकृति के द्वारा दी जाती है, रूसो का ये कहना है कि जितनी सारी वस्तुएं इस पृथ्वी को दी जाती है, वो तो आते हैं बहुत अच्छी अवस्था में, लेकिन जब वो मनुष्य के संपर्क में आते हैं तो वो जो है वो अलग उसमें बहुत सारा जो है परिवर्तन हो जाते हैं। रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो का नारा भी लगाया। प्रकृति की ओर लौटो का क्या अर्थ है, इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए राइट महोदय लिखते हैं, हम दंभ या अभिमान को छोड़ सकते हैं। हम दूसरों के साथ तुलना करना छोड़कर केवल अपने ही कार्य में लगे रहते हैं। हम बहुत सी काल्पनिक इच्छाओं को त्याग कर केवल आवश्यकताओं की वस्तुओं तक स्वयं को सीमित रख सकते हैं। हम मायामय संसार को त्याग कर अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हम विनम्र हो सकते हैं और अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एक शब्द में हम प्रकृति की ओर लौट सकते हैं। यही प्रसिद्ध वाक्य का वास्तविक अर्थ है। यानी रूसो का जो कहना है कि प्रकृति की ओर लौटो, इसका मतलब अगर स्पष्ट करते हुए जो राइट महोदय है, राइट जो यहाँ पे अपना मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रकृति की ओर लौटो है, इसका मतलब ये हुआ कि इन मनुष्य जो है अभी भी प्रकृति की ओर लौट सकता है। अपना जो काल्पनिक इच्छा है, अपनी जो अभिमान है, अपना जो गुस्सा है, अपनी जो चिंता, इन सभी को छोड़कर जो है वो प्रकृति की ओर लौट सकता है। अब चलिए रूसो के अनुसार प्रकृति का अर्थ क्या है। तो रूसो के अनुसार प्रकृति का जो अर्थ है, यहाँ पे 3 आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है, सामाजिक प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिक प्रकृति और बाह्य, यहाँ पे प्रवृत्ति हो गया, इसको प्रकृति पढ़िएगा, और बाह्य प्रकृति। यानी रूसो के अनुसार जो प्रकृति का जो डेफिनेशन दिया है, यानी अर्थ दिया है, उसके लिए आपको यहाँ पे 3 सिर्फ याद रखना है। बाकी ये जो लिखा हुआ है इस तरह की चीज़ों को जो है आपको सिर्फ समझना है और इसको एक्सप्लेन करना है। तो सामाजिक प्रकृति क्या है, प्रकृति के इस स्वरूप का तात्पर्य यह है कि समाज का जो स्वाभाविक रूप है उसे उसी ढंग में स्वीकार किया जाए और उसमें किसी प्रकार की कृत्रिम एवं विषमता ना लाने दी जाए। रूसो के अनुसार प्रकृति का अर्थ हुआ कि जो समाज है, इस समाज को वैसा ही रहने दी जाए और समाज को उसी तरह से एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, उसको उसी तरह से स्वीकार कर लिया जाए और उसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल यानी कृत्रिमता ना लाया जाए। ये रहा रूसो का सामाजिक प्रकृति। मनोवैज्ञानिक प्रकृति क्या है, तो रूसो के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रकृति है
प्रकृति के स्वरूप का अभिप्राय मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों, योग्यताओं, रुचि एवं क्षमताओं से है। और लास्ट है बाह्य प्रकृति। प्रकृति के स्वरूप के अनुरूप प्रकृति शिक्षा का सृजन करती है। यानी प्रकृति क्या है, एक तरफ से वो भी शिक्षक है जो हमें शिक्षा का सृजन करती है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें सीखने को मदद मिलती है। मनुष्य प्रकृति के संपर्क में आने से बहुत सी वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से बाह्य प्रकृति वो प्रकृतिवाद का 3 यहाँ पे अर्थ है रूसो के अनुसार। अब रूसो द्वारा बालक की शिक्षा में अपनी प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का उपयोग, ठीक है। तो रूसो का जो शिक्षा पद्धति है, प्रकृतिवाद जो सोच है, उसके अनुसार बालकों में किस प्रकार जो है प्रकृतिवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, बालक को बालक ही मानना, ना कि लघु प्रौढ़। यानी जो बालक है, एक बालक को बालक की तरह ही उसको साथ ट्रीट किया जाए, उसके साथ व्यवहार किया जाए, ना कि उसको एकदम जो है बड़े लड़कियों की तरह उसको या पेश ना किया जाए, उसको उस तरह से व्यवहार ना किया जाए। ये कहना है रूसो का कि बालक जो है, बालक को बालक जैसा ही रहना दिया जाए। बालक के अनुसार उपयुक्त समय पर सही शिक्षा देना, यानी बालक जिस कंडीशन में है, जिस परिस्थिति में है, जिस हिसाब से उसके साथ जो शिक्षा देनी चाहिए, वही शिक्षा उसको सही समय पर सही शिक्षा देनी चाहिए। बालक को उसकी प्रकृति, क्षमता, योग्यता, रुचि एवं मनोवृत्ति के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। बाह्य प्रकृति के संपर्क द्वारा शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। बाह्य प्रकृति मतलब बच्चों को सिर्फ स्कूली सीमा, मतलब स्कूली जो बाउंड्री है उसके अंदर नहीं, उसको प्रकृति का भी जो है यहाँ पे सही शिक्षा प्रदान किया जाए। विभिन्न अंगों एवं शक्तियों का क्रमिक एवं स्वाभाविक विकास करना। रूसो के शैक्षिक विचार उसके उपयुक्त वर्णित दार्शनिक विचार प्रकृतिवाद दृष्टिकोण पर आधारित है। अब रूसो के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया है, अलग अलग अवस्था के लिए रूसो का पाठ्यक्रम बनाया है। तो रूसो ने पाठ्यक्रम में क्या क्या दिया है, देखिए, शैशव अवस्था में क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए आपको टोटल 4 अवस्था के बारे में उन्होंने यहाँ पे दिया है कि बच्चों को किस तरह शिक्षा दी जाए। तो शैशव अवस्था आप जानते हैं सबसे छोटी अवस्था बच्चों का, किसी भी मनुष्य का। तो बालक के शरीर को मजबूत बनाने वाली क्रियाओं का नियमन, मतलब शैशव अवस्था में ऐसे पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बालक के शरीर को शारीरिक विकास हो, ठीक है। जैसे खेलना, कूदना, घूमना फिरना, इस तरह की जो है पाठ्यक्रम को शामिल करने की बात कही गई है रूसो के द्वारा। अब जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाती है तो उसके लिए कौन सी शिक्षा होनी चाहिए रूसो के अनुसार, तो बालक की इंद्रियों के विकास के लिए उपयुक्त क्रियाएं तथा खेलना, कूदना, गिनना, निरीक्षण करना, नृत्य, संगीत, पदार्थ और वस्तुओं का ज्ञान, निषेधात्मक शिक्षा पर बल देना तथा पुस्तकों और नैतिक शिक्षा से दूर रखना। यानी बच्चों को जो चीज़ मना होना चाहिए, जो चीज़ नहीं करना चाहिए, उस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही उनको पुस्तक और जो नैतिक शिक्षा है ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करना है। और साथ ही इनकी जो पाठ्यक्रम होगा उसमें लगभग ज़्यादातर जितनी क्रिया आपको पहले शैशव अवस्था में देखने को मिला वो तो रहेगा ही, साथ ही इसके अलावा बच्चों को नृत्य करना, संगीत, पदार्थ और वस्तुओं का ज्ञान, ये सब भी बाल्यावस्था में देनी चाहिए। इसी तरह से किशोर अवस्था में क्या बताया गया है, देखिए, किशोर अवस्था में बालक के धार्मिक, नैतिक, सामाजिक तथा सौंदर्यात्मक शिक्षा के लिए उपयुक्त विषय जैसे साहित्य, भाषा, इतिहास, राजनीतिक दर्शन, यौन शिक्षा आदि, यानी किशोर अवस्था में ये सारी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, जिसमें धार्मिक हो, नैतिकवादी हो, सामाजिक हो और सौंदर्यात्मक शिक्षा हो। और इसके लिए कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, तो साहित्य, भाषा, इतिहास, राजनीतिक दर्शन और यौन शिक्षा आदि आदि। और लास्ट है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था मतलब जब किशोर अवस्था के बाद जब प्रौढ़ अवस्था आती है तो इसको बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था। जैसे मैक्सिमम आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रौढ़ अवस्था में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो बालक को सफल बनाने के लिए और सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए शारीरिक शिक्षा, गृह शिक्षा, चित्रकारी, संगीत, कला, नृत्य, सिलाई, बुनाई, मानव मनोविज्ञान, नैतिक शिक्षा आदि, यानी ऐसी सभी शिक्षा जो एक मनुष्य को सर्वांगीण विकास कर सके, उसके लिए इस तरह की प्रौढ़ अवस्था शिक्षा दी जाए। ठीक, तो रूसो के शिक्षण विधि पूछा जाए तो उसका 2 शिक्षण विधि दिया गया है रूसो के द्वारा, स्वयं सोच विचार करके परिणाम निकालने का सिद्धांत और दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र का सिद्धांत। ये रहा रूसो का कंप्लीट क्लास। अब चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नंबर 7, जिसमें लॉर्ड मैकेले का शिक्षा सिद्धांत भी कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो लॉर्ड मैकेले जो आधुनिक शिक्षा हम लोग ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, ये लॉर्ड मैकेले का ही मान के चलिए कि देन है। तो किस तरह से, चलिए इसके बारे में बताते हैं। लॉर्ड मैकेले का असली नाम थॉमस बैबिंगटन मैकाले था।
जिन्हें लॉर्ड मैकेले के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। देखिए आपने कि ये जो लॉर्ड मैकेले है, इन्होंने ही भारत में इंग्लिश जो लैंग्वेज है और भारतीय शिक्षा जो है अभी का मॉडर्न जनरेशन का शिक्षा, इसका जनक माना जाता है लॉर्ड मैकेले को। तो लॉर्ड मैकेले एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक थे। इन्होंने 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में कार्य भी करना प्रारंभ किया था। उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उन्हें लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर दिया। इनकी शिक्षा प्रणाली के बाद भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए। यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल प्रणाली बन गई और वर्तमान समय में हमारी शिक्षा इसी माध्यम पर आधारित है। यानी ये जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, ये जो महाविद्यालय कॉलेज है, इस तरह की जो शिक्षा पद्धति आई है, ये लॉर्ड मैकेले के द्वारा ही दी गई है और उनके बारे में इस तरह से आपको लिखना है। और हमारी जो वर्तमान की जो शिक्षा है वो भी इसी पर आधारित है। तो वैसे लॉर्ड मैकेले की नीतियों को जहां एक तरफ लाभकारी माना जाता है, वहीं इससे भारतीय भाषाओं के विकास पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आज के भारतीय शिक्षा के जनक मैकेले ही है। यानी जो आज मॉडर्न शिक्षा आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, चाहे कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो ये जो है लॉर्ड मैकेले ही इसकी देन है। और इंग्लिश लैंग्वेज और भारत की जो नई जो शिक्षा है, पद्धति है, इस तरह की जो सिस्टम लाया गया लॉर्ड मैकेले के द्वारा, उसके बाद क्या हुआ कि इसका कुछ साइड इफेक्ट भी पड़ा। जैसे भारतीय भाषा, चाहे वो हिंदी भाषा हो या जितने भी क्षेत्रीय भाषा हो, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उनका सही से विकास भी नहीं हो पाया है इंग्लिश लैंग्वेज और इस तरह से मॉडर्न शिक्षा आने के बाद। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। जिस तरह से आप लोग क्लास दे रहे हैं, कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आप लोगों से कमेंट और एक लाइक ही रिक्वेस्ट रहेगा। और बस अपने अपने साथियों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे ग्रुप में हो, चाहे उनको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि सबका, हम चाहते हैं इस बार भी हर बार की तरह बेहतरीन तैयारी हो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र जारी किया था। कब? 1813 को, जिसमें विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए सन 1834 में लॉर्ड मैकेले की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाह के रूप में की गई थी। मैकेले ने सन 1813 के आज्ञापत्र की तत्संबंधी धारा 43 तथा प्राच्य एवं पाश्चात्यवादी की लिखित दलीलों का अध्ययन कर सन 1835 में विवरण पत्र गवर्नर जनरल को पेश किया। इस विवरण पत्र को मैकेले का विवरण पत्र भी कहा जाता है। आप बताते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड मैकेले के सुझाव क्या क्या था। तो यहाँ पे लॉर्ड मैकेले का सुझाव बताएंगे। ठीक है, साथ ही लॉर्ड मैकेले की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड मैकेले ने क्या क्या सुझाव दिया है, देखिए कि लॉर्ड मैकेले ने जो सुझाव दिया है वो निम्नलिखित है। पहला, कि प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक। लॉर्ड मैकेले ने भारतीय साहित्य जैसे संस्कृत और अरबी में भाषा में जो साहित्य लिखी गई है, इन साहित्यों को व्यर्थ का बताते हुए कहा कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वासों एवं मूर्खतापूर्ण तत्व से भरे हैं। किसका कहना है? लॉर्ड मैकेले का कहना है कि जितने भी भारतीय साहित्य है, चाहे संस्कृत में हो, अरबी में हो, ये भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वासों एवं मूर्खतापूर्ण तत्व से भरे हैं। भारतीय के इतिहास, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि को भी अनुपयोगी एवं निरर्थक बताया। मैकेले ने सुझाव दिया कि संस्कृत एवं अरबी स्कूल तथा कॉलेजों पर सरकारी धन व्यय नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि प्राच्य साहित्य के मुद्रण एवं प्रकाशन पर सरकारी धन को व्यय नहीं करना चाहिए। यानी भारतीय धर्म ग्रंथ जो है उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है, इसको उनके नज़र में ये जो है अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण तत्व से भरे है, इसलिए उन्होंने इसको जो है इस पर खर्च करने के लिए सुझाव दिया था सरकार को। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पाश्चात्य साहित्य में ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण। पाश्चात्य ये हिंदी वर्ड है जो कि पश्चिमी देशों के लिए इसको यूज किया जाता है। तो पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देश, जैसे आप जानते हैं पश्चिमी देश कौन सा है। तो लॉर्ड मैकेले अंग्रेजी साहित्य को संसार का सर्वोत्तम साहित्य मानता था।
मैकेले ने भारतीय साहित्य को व्यर्थ का बताते हुए सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। तो एक हिसाब से यहाँ पे लॉर्ड मैकेले का जो सुझाव था हमारे दृष्टिकोण से क्या है, ये सही नहीं है। जिन्होंने हमारी भारतीय साहित्य को यानी हमारी जो भारतीय धर्म ग्रंथ है इनको जो है उन्होंने आलोचना किया था, तो इस तरह से उनका जो है ये राय सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है क्योंकि लॉर्ड मैकेले का जो सुझाव है तो इस तरह उन्होंने बताया था। बाकी हम लोग जो जानते हैं कि उनकी जो ये राय है या उनकी जो ये विचार है, सोच है, ये सही नहीं है। ठीक है, हमारे साहित्य, हमारे धर्म ग्रंथ चाहे वो किसी भी भाषा में हो, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो ये है लॉर्ड मैकेले का हमारे लिए, हमारे के लिए जो दृष्टिकोण है वो उनका सुझाव। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को ज़्यादा महत्व दिया और इसीलिए देखिए आज के आधुनिक जो मॉडर्न जनरेशन है इसमें शिक्षा में इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है लॉर्ड मैकेले का ही ये सब देन है और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से शिक्षा पद्धति लागू हो गया। तो अंग्रेजी को यानी इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। देखिए भारत जैसे देश जहाँ पे इतनी सारी भाषा बोली जाती है वहाँ पे इन्होंने कहना है कि जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, जो कि उस टाइम तक भारत में सही से आया भी नहीं था, उसको जो है शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए यहाँ पे सुझाव दिया गया था। कौन? लॉर्ड मैकेले। तो लॉर्ड मैकेले ने भारत की देसी भाषाओं को अविकसित बताते हुए यहाँ कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराया जा सकता है। यानी हमारी हर चीज़ को उन्होंने आलोचना किया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था। तो मैकेले ने सुझाव दिया कि सरकारी उच्च शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्ग के लिए करे, जिससे कंपनी को कनिष्ठ पदों पर कार्य करने के लिए भारतीय आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। उच्च वर्ग को शिक्षित करने पर निम्न वर्ग के लोगों तक शिक्षा आसानी से पहुंच जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने दिया कि जो उच्च वर्ग है, जो बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को ही ज़्यादा अच्छे से शिक्षा दी जाए ताकि वो जो है निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको शिक्षा आसानी से पहुँचाया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक। यानी उन्होंने जो धार्मिक तटस्थता का मतलब हुआ कि जो धार्मिक पद्धति है, धार्मिक विचार है, संस्कृति है, इसको वो सुझाव दिया कि इस तरह की शिक्षा जो है विद्यालय की शिक्षा में ना दी जाए। ये कहना है लॉर्ड मैकेले का। अब लॉर्ड मैकेले की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो क्या क्या है, तो इस तरह से लॉर्ड मैकेले की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, तो अगर आप इन चीज़ों को समझ गए ना तो आप लोग अपने से भी इसको लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर। फिर भी चलिए आपको यहाँ पे डिटेल्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका आधार तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न आवश्यकताएं रहीं। लॉर्ड मैकेले ने शिक्षक भर्ती की नई व्यवस्था की जिसमें हर जाति और धर्म का व्यक्ति शिक्षक बन सकता था। तभी तो रामजी सकपाल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी सेना में भी शिक्षक बने। ठीक है, तो ये है इस तरह का लॉर्ड मैकेले के आधुनिक शिक्षा पद्धति में उनका योगदान क्या है। पहला कि लॉर्ड मैकेले की जो आधार है शिक्षा का, उसके तत्कालिक परिस्थिति में अनुसार उत्पन्न आवश्यकता रही है, और साथ ही लॉर्ड मैकेले की जो शिक्षा पद्धति है इसी के आधार पर अगर आप समझ सकते हैं तो जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है उनके पिताजी सेना में भी शिक्षक बने। इस मॉडर्न शिक्षा के आधार पर जो भी शिक्षा को ग्रहण करने की इच्छा एवं क्षमता रखता है वह इसे ग्रहण कर सकता है। इसमें धार्मिक पूजा पाठ और कर्मकांड की जगह तार्किकता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें इतिहास, कला, भूगोल, भाषा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, प्रबंधन और अनेक आधुनिक विद्याएं शामिल है। यानी इस तरह की शिक्षा दी जाती है, ना कि धार्मिक पूजा पाठ और कर्मकांड। इस तरह से लॉर्ड मैकेले का शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति में योगदान है। इसका माध्यम प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा और बाद में इसके साथ साथ सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं होगी। यानी लॉर्ड मैकेले का जो सुझाव था कि इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम बना दी जाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे देखने को मिला कि क्षेत्रीय भाषा में नहीं सिखाने से बच्चा नहीं सीखेगा, तो उन्होंने फिर बाद में क्या हुआ कि अब अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा देने स्टार्ट हो गई। इसमें ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, इतिहास और आधुनिक विषयों की प्रचुरता रहती है और यतिशक्तिपूर्ण या अविश्वसनीय बातों का कोई स्थान नहीं होता है। इस नीति के तहत सर्वप्रथम 1835 से 1853 तक अधिकांश जिलों में स्कूल खोले गए। आज यही कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही निजी संस्थाएं भी शामिल हैं। भारत में स्वाधीनता आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें लॉर्ड मैकेले की आधुनिक शिक्षा पद्धति का बहुत भारी योगदान रहा, क्योंकि जन सामान्य का पढ़ा लिखा होने से उसे देश विदेश की जानकारी मिलने लगी, जो इस आंदोलन में सहायक रही। यह विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में लागू होती आई है। तो ये हुआ कंप्लीट लॉर्ड मैकेले का। चलिए अगला टॉपिक करेंगे हम लोग, टॉपिक नंबर 8, किंडरगार्टन पद्धति का सविस्तार वर्णन। तो किंडरगार्टन
इसका अर्थ क्या है, उसके बाद इसकी विशेषता क्या है और किंडरगार्टन पद्धति के आधारभूत सिद्धांत क्या है, इसका कंप्लीट क्लास देंगे। और साथ ही किंडरगार्टन पद्धति के गुण और किंडरगार्टन जो पद्धति है उनके दोष, ये इस तरह से कंप्लीट क्लास ये होगा आपका। चलिए इसको आप लोगों को क्लास देते हैं। तो जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना तो रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग का ये पार्ट 2 जैसे कंप्लीट होगा तो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका आप लोग यहाँ पे कवर कर दिया गया है। बाकी आप लोग अगर इससे ज़्यादा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका अलग से 4-5 टॉपिक और मिल जाएंगे आपको नोट्स में। और इस तरह का अगर आप नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, जो नंबर दिख रहा होगा 911091 स्क्रीन पर, ठीक है। स्क्रीन पर एक नंबर देखिए 9110911552, इस पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, डिटेल्स दिया जाएगा और अभी भी कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो किंडरगार्टन पद्धति, इसका अर्थ क्या है? किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? जर्मन भाषा है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, किंडर अर्थात बालक तथा गार्टेन अर्थात उद्यान यानी बाग। इस प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ क्या कहा? किंडरगार्टन का अर्थ हुआ कि चिल्ड्रंस गार्डन यानी बाल उद्यान। और फ्रॉबेल ने पौधों की तुलना बालक से तथा माली की तुलना शिक्षा से की है। जिस प्रकार माली उद्यान के पौधों की देखभाल करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता देता है, उसी प्रकार शिक्षक स्कूल में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में योग देता है। तो ये है फ्रॉबेल और किंडरगार्टन में आपको लिखना है। अगर शॉर्ट में भी अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो किंडरगार्टन का अर्थ, इसके गुण, दोष और विशेषता लिख दीजिएगा तो काफ़ी है। कभी कभी ये शॉर्ट नोट में भी आता है। तो किंडरगार्टन एक लघु समाज एवं बालकों का समूह है जिसका वातावरण खेल, आनंद तथा स्वतंत्रता से भरा पड़ा है। आप सभी जानते हैं किंडरगार्टन बहुत छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे होते हैं, तो ये ऐसा बालकों का समूह है जहाँ पे खेल, आनंद और स्वतंत्रता से भरा पड़ा रहता है। यह खेल, सहयोग, स्वयं क्रिया और आत्म अभिव्यक्ति के अन्य साधनों द्वारा बालक को अपनी रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने, सत्य, न्याय और उत्तरदायित्व के गुण को सीखने तथा सामाजिक जीवन के कुछ मूल्य और विधियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। तो ये है कि जो किंडरगार्टन की विशेषता सबसे ज़्यादा है कि ये जो है एक ऐसा समाज, एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें बालकों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है, खुद से सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं और ऐसे साधनों के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिसमें उसकी रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति का भी विकास हो सके, ठीक है। और फ्रॉबेल ने शिक्षक को अधिनायक ना मानकर केवल पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। यानी यहाँ पे शिक्षक को कोई रोल मॉडल नहीं बनाया है, बल्कि उनको एक गाइडेंस, जो जैसे एक पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला माना है। ये किसने माना? फ्रॉबेल ने। इस प्रकार के विद्यालय में समय सारणी और पाठ्य पुस्तकों का कोई बंधन नहीं होता है। बालकों से प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता है। यह है किंडरगार्टन स्कूल। तो किंडरगार्टन पद्धति के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या होते हैं, उसका सिद्धांत क्या क्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, और आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, एकता का सिद्धांत, स्वतः विकास का सिद्धांत, तो इसी पॉइंट को आपको याद रखना है। बाकी ये जो आपको है इसको डील करके आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। किंडरगार्टन पद्धति के आधारभूत सिद्धांत पॉइंट नंबर 1, एकता का सिद्धांत। फ्रॉबेल ईश्वरवादी था और दैवी एकता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। फ्रॉबेल का विश्वास था कि सभी वस्तुएं ईश्वर द्वारा निर्मित है और सभी में ईश्वर व्याप्त है। तो फ्रॉबेल क्या था? एक ईश्वरवादी था और ईश्वर के बनाए हुए हर चीज़ों पर और ईश्वर पर उसका पूरा विश्वास था। और उसका यह भी मानना था कि ये दुनिया जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया है, दुनिया की हर एक वस्तु भी ईश्वर द्वारा बनाई गई है और जितने भी वस्तु है उन सभी में ईश्वर व्याप्त है, पाया जाता है। वह बालक को शिक्षा के माध्यम से ईश्वर आधारभूत सिद्धांत द्वारा स्थापित एकता का अनुभव कराना चाहता था। पॉइंट नंबर 2, स्वतः विकास का सिद्धांत। फ्रॉबेल का कहना था कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी विकास की ओर उन्मुख होता है। प्रत्येक वस्तु का विकास उसके आंतरिक नियमों के अनुसार स्वतः होता है, बाहर से थोपा नहीं जाता। किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप से बालक का विकास कुंठित हो जाता है। मतलब फ्रॉबेल का यहाँ पे कहना था कि जो संसार का जो प्रत्येक प्राणी है, यानी जो खास करके मनुष्य है, उनकी जो विकास है वो विकास उन्मुख होते हैं, यानी उसका विकास जो है होता रहता है।
और प्रत्येक वस्तु का विकास उसके आंतरिक नियमों के अनुसार स्वतः होता है, बाहर से थोपा नहीं जाता है। अगर आप इस दुनिया में कोई भी जो प्रकृति की जो सृष्टि है, जो देन है, उसका अगर आप बाहर से, मतलब फ्रॉबेल का कहना था कि उसकी जो विकास है वो अंदर से होती है, ना कि उसको बाहर से कोई थोपर। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि बालक को स्वतः विकास का सिद्धांत होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत के आधार पर एक जो है एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि इसी सिद्धांत के आधार पर फ्रॉबेल ने बालक की उपमा यानी उदाहरण पौधों से, पाठशाला की बगीचे से और शिक्षक के माली से देते हुए कहा है। तो देखिए एक उदाहरण दिया है कि जो पौधा है, ठीक है, बालक है, बालक क्या है, एक पौधा है, पाठशाला यानी जो स्कूल है वो क्या है, एक बगीचा है, और जो शिक्षक वो क्या है, एक माली है। और इसके लिए उन्होंने इस तरह से उदाहरण दिया कि पाठशाला एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली की देखरेख में बढ़ता है। अगला है स्वक्रिया का सिद्धांत। तो फ्रॉबेल का यह भी मानना था, ठीक है, कि जो स्वक्रिया है, स्वक्रिया मतलब अपने आप क्रिया द्वारा सीखना। तो इस तरह के उन्होंने कहा कि इस तरह से ही बालक का सही विकास होगा। उसके बाद खेल का सिद्धांत भी बताया। तो खेल का सिद्धांत जो कि उसका जनक ही है फ्रॉबेल। तो फ्रॉबेल ने सर्वप्रथम खेल के माध्यम से ही बालक को शिक्षा देने का प्रयत्न किया। उसने खेल को बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन माना। तो खेल विधि, अगर एक क्वेश्चन भी आता है कभी कभी आपको मैथमेटिक्स या फिर साइंस या हिंदी किसी भी पेपर में, तो खेल विधि में अगर आपको सवाल आएगा ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉबेल का जो बारे में लिखना है होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि खेल विधि का जनक ही जो है फ्रॉबेल है। उसके बाद स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया था फ्रॉबेल ने कि जो बालक है उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाए। वो स्वतंत्रता होकर आत्मक्रिया द्वारा, स्वक्रिया द्वारा खुद से क्रिया करके वो सीख सकता है। इस तरह से उन्होंने जो है स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक को हस्तक्षेप नहीं करने के लिए बताया है कि शिक्षक को उतना ज़्यादा जो है हस्तक्षेप नहीं करना है कि बच्चों को जो है सीमित कर दिया जाए उसकी शिक्षा को, ठीक है, ये है। और लास्ट पॉइंट है सामाजिकता से सामूहिकता का सिद्धांत। तो उन्होंने इस सिद्धांत का भी जिक्र किया कि जो बच्चा है उसको समाज में रहकर पूर्ण स्वतंत्रता देकर उसको सीखने का मौका दी जाए, ताकि बच्चा विकास जो है वो सर्वांगीण तरीके से हो, ना कि वो सीमित तरीके से। इस तरह से उन्होंने सामाजिकता और सामूहिकता का सिद्धांत भी दिया है। अब किंडरगार्टन के गुण और दोष भी लिखने के लिए आ सकता है। पूछ सकता है आपको कि किंडरगार्टन का अर्थ क्या है, इसकी विशेषता और इसके गुण और दोषों को लिखिए। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को बता दिए, इतना सारा चीज़ लिखना है। अब गुण क्या है और दोष क्या है, ये सभी चीज़ आप लोगों को क्लास देने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, जिसका कमेंट्स आ रहा है आप लोग बता दें कि नोट्स आपको मिल जाएगा। ये जो टाइपिंग नोट्स आप देख रहे हैं यही नोट्स आपको मिल जाएगा। और जितना आपको क्लास दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसके क्वेश्चन आंसर है, ताकि आपको जो कंप्लीट नोट्स तो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें आपको इससे ज़्यादा भी टॉपिक मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत आसानी हो जाएगा आपकी तैयारी कम समय में के लिए। तो किंडरगार्टन पद्धति के जो गुण हैं, मेरिट्स ऑफ किंडरगार्टन मेथड। पहला है गुण कि शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी। यह पद्धति छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी है और उपयुक्त भी है। फ्रॉबेल के अनुसार स्कूल की शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब शिक्षा में सुधार कर उसकी नींव मजबूत कर दी जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्रॉबेल का ही नहीं, ये तो फ्रॉबेल का यहाँ पे कहना है, लेकिन अगर आप अपनी दृष्टि से में अगर सोचेंगे या हमारी दृष्टिकोण या दुनिया के किसी भी इंसान की दृष्टि में, तो ये जरूर बोलेंगे कि जो बच्चों की नींव है, यानी उसका जो सबसे जो शुरुआती उसका अगर मजबूत की जाए, नींव अगर मजबूत की जाए, तो वो शिक्षा सबसे बेहतरीन शिक्षा है। और फ्रॉबेल ने ही इस किंडरगार्टन शिक्षा के बारे में इस तरह से बताया है कि जो अगर शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है जब बच्चों की नींव ही मजबूत कर दी जाए। तो किंडरगार्टन का ये पहला गुण है। दूसरा गुण, किंडरगार्टन पद्धति का दूसरा गुण है कि इसमें सरल, रुचिकर और आकर्षण पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इसमें ना भय रहती है, ना किसी भी तरह का तनाव रहती है। तो शिक्षा देते समय बालक की आयु, रुचियों और क्षमताओं और योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। वह खेल, गीत, अभिनय, रचना इत्यादि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार यह पद्धति सरल है। इसके अंतर्गत बालक रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है। इस कारण यह पद्धति आकर्षक कही जाती है। इसके बाद इसका अगला गुण है इंद्रियों का प्रशिक्षण। तो जो किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति है इसमें इंद्रियों का भी प्रशिक्षण हो जाते हैं। इस पद्धति में बालकों की ज्ञानेंद्रिय किंडरगार्टन पद्धति के गुणों को प्रशिक्षित होने का अवसर मिलता है, क्योंकि इसके खेल और शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी उपहार इस प्रकार के बने हैं कि बालक की इंद्रियां प्रशिक्षित हो जाती है, सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक है।
इसके अलावा नैतिक और सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। यह पद्धति बालकों के व्यक्तिगत विकास के साथ साथ उनके नैतिक और सामाजिक विकास पर भी बल देती है। उसके बाद आधुनिक शिक्षा का आधार भी इसी के आधार पर जो है पूरी हो जाती है। तो किंडरगार्टन पद्धति ने आधुनिक शिक्षा को कुछ महत्वपूर्ण तथा उपयोगी सिद्धांत प्रदान किया है जिन पर आधुनिक शिक्षा आधारित है, जैसे स्वतंत्र अनुशासन का महत्व, क्रिया द्वारा शिक्षा। ठीक है, तो किंडरगार्टन मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो किंडरगार्टन एक तरह का क्या है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है और बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, या बाल केंद्रित भी है। तो यह है किंडरगार्टन पद्धति के गुण। अब बताते हैं किंडरगार्टन पद्धति के दोष। ये अस्पष्ट रहस्यवादी सिद्धांत है। किंडरगार्टन पद्धति के दोष क्या है कि यह अस्पष्ट रहस्यवादी सिद्धांत है। ठीक, तो इसका कुछ दोष अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो इस तरह से आपको लिखना है कि क्या क्यों रहस्यवादी सिद्धांत है। चलिए बताते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का किंडरगार्टन पद्धति के दोष है, दोष का विचार रखा गया है कि फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में जिन रहस्यवादी सिद्धांतों को आधार बनाया है वो अमनोवैज्ञानिक है, भ्रामक है और अस्पष्ट है, इसीलिए इसको अस्पष्ट रहस्यवादी सिद्धांत माना गया है। उसके बाद सीमित स्वतंत्रता। यद्यपि इस पद्धति में बालक के ध्यान स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया है, लेकिन वास्तव में रियलिटी में यह विषय की अन्य आश्रिता को स्वतंत्रता सीमित है। इस पद्धति के द्वारा बालक को निश्चित उपहारों, अभाव कार्यों, गीतों और खेलों में बंधना पड़ता है। तीसरा, व्यक्तित्व का विकास पर कम ध्यान। इस पद्धति में ज्ञान की प्रक्रिया का गलत अर्थ सामूहिक एकता और सामूहिक जीवन पर इतना अधिक बल दिया गया कि उत्तरदायित्व की शिक्षा का अभाव है कि बालक की व्यक्तित्व की अपेक्षा की जाती है। यानी इसमें क्या है, बच्चों में जो व्यक्तित्व की गुण है, ठीक है, तो इस तरह के उसमें गुण का इसमें जो है ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से बच्चों को स्वतंत्रता और खुलापन देने की बात कही गई है फ्रॉबेल के द्वारा। विषय की अन्य आश्रिता का अभाव। इस पद्धति में विषय अलग अलग करके पढ़ाए जाते हैं, इसलिए विभिन्न विषय में समन्वय स्थापित नहीं किया जाता है। आप लोग देखे होंगे किंडरगार्टन स्कूल में बहुत सारा अलग अलग जो है उसका किताब दिया जाता है। उपहार बनावटी तथा मनमाने। अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि फ्रॉबेल के उपहार स्वरूप में बनावटी और प्रस्तुत करने के क्रम में मनमाने हैं। इनका उपयोग स्वेच्छापूर्वक किया गया है। और 6 नंबर जो दोष है इसका कि प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। इस पद्धति में प्रयुक्त उपहार, व्यापार आदि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण समस्या उत्पन्न करते हैं और धन की कमी के कारण प्रत्येक विद्यालय में इनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। तो आप बात करेंगे टॉपिक नंबर 9, समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, उसका क्या महत्व है एवं आवश्यकता है। तो विद्यालय क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको कंप्लीट इसका क्लास देने जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को पार्ट 1 में टोटल 5 टॉपिक्स में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग को उनमें से पूछा जा सकता है। और आज के इस 5-6 टॉपिक्स में आपको अलग अलग करके हम तैयारी करा रहे हैं। इसमें भी आपको लगभग मान के चलिए 10 सवाल तक आप लोग को करवा दे रहे हैं, यानी टोटल आप लोगों को 15 से 20 सवाल ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आपको मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा और पार्ट 2 भी। तो जो विद्यालय है इसकी क्या आवश्यकता है समाज के लिए और क्या महत्व है और आवश्यकता है, तो सबसे पहले जानेंगे विद्यालय का अर्थ। विद्यालय का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्कूल। स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोल नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा में हुई है, यूनानी भाषा के एक शब्द से हुई है और इसकी उत्पत्ति हुआ है स्कोला या स्कोले। ठीक है, और इसका मतलब है अवकाश यानी छुट्टी। यह बात कुछ विचित्र सी जान पड़ती है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए A.F. लीच ने लिखा है कि वाद विवाद या वार्ता का स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय से को खेलकूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन और उच्च कलाओं के स्कूलों में बदले गए। एकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ है। तो इस तरह से जो है विद्यालय का जो है अर्थ यानी मीनिंग आया है। अब विद्यालय की कुछ डेफिनेशन है, कम से कम आपको 3 डेफिनेशन यहाँ है, 2 कम से कम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक जॉन डेवी और दूसरा रॉस दोनों के बारे में बता देते हैं। तो विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, जॉन डेवी के अनुसार कहना है कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा की इस प्रकार से दी जाती उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का
विकास वांछित दिशा में हो। उसके बाद रॉस के अनुसार विद्यालय क्या है? विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले। ठीक आगे, समाज में विद्यालय का स्थान, उसका महत्व और आवश्यकता। तो समाज में विद्यालय का स्थान, महत्व और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए एस बालाकृष्ण जोशी ने लिखा है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि विद्यालय में है। तो विद्यालय को महत्वपूर्ण स्थान कुछ कारणों से दिया जाता है, हम उनका उल्लेख नीचे कर रहे हैं। तो इसको आप लोगों को पॉइंट लिखना है कि विद्यालय का स्थान, समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, उसका क्या महत्व है और उसकी आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, जीवन की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ आज के पहला ये पॉइंट है जिसमें आपको याद रखना है पॉइंट और बाकी इसको लिखना है। आज का जीवन प्राचीन काल के जीवन के समान सरल और सुखमय नहीं है। पहले के ज़माने में क्या था? जीवन बहुत आसान था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उस समय मनुष्य के पास अपनी सब आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने और अपने बच्चों की शिक्षा की स्वयं देखभाल करने के लिए समय था। आज जनसंख्या की वृद्धि, जीवन की रफ्तार, आवश्यकताओं की अधिकता और वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण जीवन बहुत कठिन हो गया है। इसीलिए विद्यालय का हमारे समाज में इस जीवन की जटिलता को खत्म करने के लिए विद्यालय का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, विशाल सांस्कृतिक विरासत। आज की सांस्कृतिक विरासत बहुत विशाल हो गई है। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान, कुशलताओं और कार्य करने की विधियों का समावेश हो गया है। ऐसी विरासत की शिक्षा देने में व्यक्ति अपने को समर्थ पाते हैं। इसीलिए समाज के लिए विद्यालय का होना बहुत जरूरी है आज ये आधुनिक युग में। विशिष्ट वातावरण की अवस्था। विद्यालय छात्रों को एक विशिष्ट वातावरण यानी स्पेशल इन्वायरमेंट पेश करता है। यह वातावरण शुद्ध, सरल और सुव्यवस्थित होता है। इससे छात्रों की प्रगति पर स्वास्थ्य और शिक्षाप्रद प्रभाव पड़ता है। घर और विश्व को जोड़ने वाली कड़ी। बालक की शिक्षा में घर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। घर में रहकर वह अनुशासन, सेवा, सहानुभूति, निस्वार्थता आदि गुणों को सीखता है। विद्यालय में विभिन्न वर्गों और संप्रदायों के बालकों के संपर्क में आकर उसका दृष्टिकोण विस्तृत होता है। व्यक्तित्व तथा सामंजस्यपूर्ण विकास। विद्यालय का एक निश्चित उद्देश्य और पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है। परिणाम स्वरूप इसका बालक पर व्यवस्थित रूप में प्रभाव पड़ता है और उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास भी होता है। ठीक है, तो ये रहा विद्यालय का स्थान है समाज में। अब विद्यालय शिक्षा के साधन के रूप में, ठीक है, तो प्रत्येक समाज में अपने सदस्यों की शिक्षा का दायित्व स्वयं अपने ऊपर लेता है। वह इस दायित्व का निर्वाह निम्नलिखित साधनों से पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को इसका क्लास ऑलरेडी पार्ट 1 में दे दिया है कि जो शिक्षा है वो 3 तरीके से दी जाती है। एक औपचारिक शिक्षा या नियमित शिक्षा, जिसमें कि स्कूल कॉलेज में किसी निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित जगह पे, निश्चित समय के आधार पर इस तरह से दी जाती है। ठीक है, यानी स्कूल कॉलेज में जो प्राप्त होने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो समाज, परिवार, रिश्तेदार, मित्र मंडली इन सभी के संपर्क में रहकर जो सीखते हैं उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और एक बताया था आपको औपचारिक शिक्षा, इसका दूसरा नाम है निरौपचारिक शिक्षा। तो अब विद्यालय का प्रकार भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर विद्यालय का प्रकार पूछ लेता है तो आपको विद्यालय का प्रकार याद रखना है। तो टोटल आपको यहाँ पे विद्यालय के प्रकार, ठीक है, हम बता रहे हैं, एक एक तरह से आप लोगों को बताते रहेंगे उसका डिटेल्स में। तो विद्यालय भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, स्पेशल इंडिया में। पहला है केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय मतलब KVS जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन यह अखिल भारतीय स्तर पर संचालित है, जिसमें समान पाठ्यक्रम समान स्तरों पर संचालित होते हैं। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसके बाद चलता है नवोदय विद्यालय। यह संस्थान केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, जो ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन एवं शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है एवं कक्षा 6 से 12 स्तर के छात्रों का अध्ययन कराया जाता है। निजी विद्यालय ऐसे विद्यालय जिनका पूरा संचालन निजी संस्था या समुदाय द्वारा होते हैं, यानी जो प्राइवेट स्कूल है उनके बारे में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है संस्कृत विद्यालय।
जहाँ पे वेदों का अध्ययन कराया जाती है। पूजा, प्रार्थना, मंत्र इनकी दैनिक गतिविधियों में शामिल है। मूलतः संस्कृत पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उसके बाद होता है मिशनरीज स्कूल, और अंग्रेज आने के बाद ज़्यादातर मिशनरीज स्कूल का ही आपका इस इंडिया में देखने को मिल सकता है। ब्रिटिश काल से ईसाई धर्म से जुड़े संगठनों से प्रभावित यह विद्यालय CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त है। संचालित यह विद्यालय जिनमें ईसाई धर्म का अधिक प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद सैनिक स्कूल भी है। यह विद्यालय भी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। इन विद्यालय का प्रशासन रक्षा मंत्रालय के पास रहता है। सेना के प्रशासनिक अधिकारी इनका प्रशासन करते हैं। उसके बाद मदरसा में भी शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। उसके बाद सरकारी विद्यालय, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा जनता को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक स्कूल की योजना एवं वर्तमान में सभी गाँवों में इस प्रकार के विद्यालय हैं। अब मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य, एक तो आप लोगों को जो कल का पार्ट 1 में बता दिए थे कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य है, तो अगर आपने उस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको ये जो टॉपिक है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को इस वीडियो में नहीं कराएंगे। आप पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मानव जीवन में शिक्षा के कार्य बता दिए थे। बाकी अगर आपको शॉर्ट में अगर जानकारी थी तो मतलब चाहिए तो चलिए हम आपको शॉर्ट में यहाँ पर एक करके बताते हैं। तो मानव जीवन जो है, मनुष्य जो है, इसमें आप सभी जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है शिक्षा का। तो शिक्षा का तो इम्पोर्टेंस ऐसे है ही। तो मानव जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? पहला, चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग क्लास दे दिया गया है। तो चरित्र का निर्माण, नैतिकता का निर्माण ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही कर सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो कहावत है रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए शिक्षा की जो है इसकी आवश्यकता को पूरा करती है। व्यावसायिक कुशलता और आत्मनिर्भरता भी शिक्षा के द्वारा पूरी होती है। और जीवन की तैयारी, ये जो पॉइंट आप लोग बता रहे हैं बस इसको आपको याद रखना है। बाकी चीज़ आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है, लिखना है, उसको याद नहीं करना। बाकी इतना सारा अगर आप याद करेंगे तो याद करना कोई अच्छी बात नहीं है। बस आपको उसको समझना है, उसको जानना है और उस चीज़ को आपको लिखना है। बस आपको पॉइंट याद रखना है। जीवन की तैयारी, समायोजन की क्षमता, नेतृत्व के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता, ये सभी 6-7 काम जो है शिक्षा का इम्पोर्टेंट है। तो इसका अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको नोट्स जो लिया हुआ है वो तो पढ़ लेंगे। जिसके पास नोट्स नहीं है आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम आपको 2 चरित्र निर्माण और आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना। ठीक है, चलिए इसके बाद आप तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे 7 और 8 का, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट क्लास हो गया। तो अब अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट, और इसके बाद आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, तो आप पार्ट 1 में 5 टॉपिक्स और इसमें आपको लगभग 6 टॉपिक्स करा दिए, और इन टॉपिक में लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए होगा आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको इससे भी ज़्यादा और कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जितना इंपॉर्टेंट है हमारी दृष्टि से ये आप लोगों को बता दिए हैं। और कुछ शॉर्ट नोट बनाने के लिए आता है तो उसका अलग से वीडियो आएगा, अलग अलग पेपर का। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा 2-3 दिन का, उसके बाद वो भी आ जाएगा। शॉर्ट नोट जो आता है हर पेपर में, खास करके फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3 और फाउंडेशन 4 में 8 नंबर में, यानी टोटल जो आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो 8वां नंबर सवाल होता है उसमें शॉर्ट नोट आता है, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में किन किन साधनों द्वारा मूल्य का विकास कर सकता है? इस तरह का अगर सवाल आए तो क्या लिखना है? तो देखिए सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। कोई भी एक शिक्षक, मान लीजिए आप एक शिक्षक है, तो आप जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उनमें कौन कौन सा ऐसा साधन है जिससे उनका मूल्य का विकास कर सकते हैं। ठीक है, मूल्य मतलब उनका जीवन का जो वैल्यू है वो किस तरह से आप उसका विकास कर सकते हैं। जीवन मूल्य एक तरह के स्थायी विश्वास होते हैं, अतः प्रारंभ में एक बार जिन मूल्यों का बीज बालक में बो दिया जाता है उनमें परिवर्तित करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर हो जाता है। इस दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले बालकों का निर्माण करने का महान उत्तरदायित्व है। उनका यह प्रमुख कार्य होना चाहिए कि विद्यालय का समस्त वातावरण इस प्रकार के बनाए कि बच्चों में उचित मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो। मानवीय गुणों का बच्चों के मस्तिष्क में प्रारंभ से विकास किया जाना चाहिए, जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है, तो ये जो है बच्चों में किन किन साधनों द्वारा आप मूल्य का विकास कर सकते हैं। तो मानवीय गुणों और बच्चों के मस्तिष्क में प्रारंभ से विकास किया जाना चाहिए। क्या क्या? पहला, ईश्वर के प्रति प्रेम, यानी बच्चों में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाना चाहिए। आत्मनिर्भरता, बच्चों को इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि वो आत्मनिर्भरता बन सके।
उसके बाद है स्वच्छता। स्वच्छता के प्रति भी बच्चों को जो है उसके मानवीय विकास होना चाहिए। सुव्यवस्था भी, प्रेम की भावना होनी चाहिए, बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, दया, सत्य, दानशीलता, ठीक है, दानशीलता, दान प्रदान करना, सामाजिक चेतना, अपरिग्रह, दूसरों को हानि ना पहुंचाना, सहन शक्ति, आत्मविश्वास, अहिंसा। उपयुक्त सभी मूल्यों को विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इन्हें अनौपचारिक वातावरण के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। यानी ये जितना भी चीज़ है इसके लिए आपका ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्कूल खोला जाए या इसके लिए कोई विशेष शिक्षण संस्थान की ज़रूरत हो। इसके लिए बच्चों में जो है एक समाज में रहकर स्वतंत्रता रूप से इसको शिक्षा दी जा सकती है। तो इस तरह की मूल्यों की शिक्षा, मूल्य का विकास अगर करना है टोटल 15, ठीक है, यहाँ पे दे दिए। तो इनके लिए कुछ विधि है, इन विधि को बताना है आप लोग को, बच्चों को यूज करना है। और ये है आपको लिखना है एग्जाम में, 2 तरह की विधि है, एक है प्रत्यक्ष विधि और यहाँ पे दूसरा है परोक्ष विधि या अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में क्या है, भाषाओं के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा का समावेश किया जाए, सामाजिक विषय के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को शामिल किया जाए, विज्ञान के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा का समावेश किया जाए। यानी आपको यहाँ पे लैंग्वेज, भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इस तरह की भाषा को लिखना है और उसमें लिखना है कि मूल्य शिक्षा का समावेश होना चाहिए, यानी उसमें वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। शिल्प, कला एवं रचनात्मक क्रियाओं के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा होना चाहिए। श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा मूल्य की शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए और नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को प्रेरित करने वाले तथ्यों को भी समावेश करना चाहिए। तो ये हुआ डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, जिसमें बच्चों को डायरेक्ट सीधे तौर पर सिखाया जा सकता है मूल्य का विकास, ठीक है। भाषा हो, सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो, शिल्पकला हो, रचनात्मक हो या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री, जितना भी ऑडियो विजुअल एड्स है उनके माध्यम से भी बच्चों को डायरेक्ट विधि के माध्यम से मूल्य की शिक्षा दी जा सकती है। और अगला है परोक्ष विधि। परोक्ष विधि में क्या है, परोक्ष विधियों के माध्यम से मूल्य शिक्षा निम्नवत प्रकार से दी जानी चाहिए। तो इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली आप इतने सारे जो 15 आपको बताए इनका कैसे विकास करेंगे मूल्य का, तो इसके लिए परोक्ष विधि यानी अप्रत्यक्ष विधि भी बोला जाता है इसको, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें करना है क्या है, दैनिक प्रार्थना के द्वारा, अगर आप हर दिन स्कूलों में, ठीक है, दैनिक प्रार्थना के द्वारा अगर शिक्षा दी जाती है, ठीक है, दैनिक प्रार्थना होती है, तो उसमें बच्चों में क्या आएगा, एक उसमें इस तरह का मूल्य का विकास होगा। धार्मिक पुस्तकों के कुछ अंश के प्रवचन के माध्यम से भी, समाज सेवा के कुछ कार्यक्रमों द्वारा, विद्यालय में सामुदायिक जीवन पर आधारित कार्यक्रम द्वारा, सामुदायिक सेवा कार्यक्रम के माध्यम से, श्रमदान के माध्यम से, जैसे विद्यालय की स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि, पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा मूल्य का विकास। तो ये अगर आप बच्चों में मूल्य का विकास करना चाहेंगे तो आपको ये सारा चीज़ आपको जो है देखना पड़ेगा। उसके बाद है शारीरिक क्रियाएं एवं खेलकूद के माध्यम से मूल्य का विकास, साहित्यिक क्रियाओं के माध्यम से चित्र, चार्ट, पोस्टर एवं प्रदर्शन के माध्यम से प्रेरित किया जाना, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मूल्य के विकास का संदेश पालकों को दिया जाना, उनके हृदय में अमिट छाप जिससे पड़ जाती है। तो ये रहा पार्ट 2 का कंप्लीट और पार्ट 1 भी आप लोगों को दे दिया है। तो दोनों अगर आप वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा पेपर 1 को लेकर वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है और किस तरह से आपको आंसर लिखना होता है। बाकी अगर आपको ये पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और अपने साथी को लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनका एक बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ऐसे ही प्यार और अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन बनाए रखें। आपके इस प्यार से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और इस तरह से आप लोगों के लिए क्लास लेकर आते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।